हेलो एंड वेलकम टू द वायर। आज का जो गेस्ट है वो भले ही नेशनल स्पीयर में इतना नोन फेस नहीं है, लेकिन अगर आप असम की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आप लुरिनजुची गोगोई को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये लुरिनजुची है एक NTCAA पार्टी फॉर्म हुआ था असम में, असम जातीय परिषद। सो असम जातीय परिषद का प्रेसिडेंट है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो असम जातीय परिषद से पहले ही फॉर्म होने से पहले हम उनको जानते थे एज द लीडर ऑफ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू। तो वेलकम टू दिस कॉन्वर्सेशन लुरिन। तो मैं आपको पहले पूछना चाहती हूँ, असम का इलेक्शन है इन 2026। तो असम के इलेक्शन के लिए हमने अभी प्राइम मिनिस्टर को भी जाते हुए देखा, जैसे उन्होंने लेस ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर मोर ऑफ ए बीजेपी वोट कैचर बात करे बड़ा सा पब्लिक रैली में। तो उसमें आप लोगों की तैयारी असम के अगला इलेक्शन के लिए क्या है? क्या क्या इश्यूज आप लोगों के सामने पास ले जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो असम में अभी जो चल रहा है वो तो है जो आइडेंटिटी क्राइसिस। वो तो बहुत दिन से ये इशू चल के आ रहा है, क्योंकि अभी 6 कम्युनिटी का मूवमेंट और क्लॉज 6 असम को देने का जो वादा था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें क्योंकि एक पॉलिटिकल एक इनसिक्योरिटी लोगों का बीच में है। जो इंडिजिनियस है, आप भी जानते हैं कि जितना इंडिजिनियस कम्युनिटी है सबका बीच में ये इनसिक्योरिटी फैला हुआ है। इसलिए जब CAA का मूवमेंट हुआ था उस समय में भी बहुत जनता ने पार्टिसिपेट किया, बहुत लाखों लोग निकल पब्लिक के रैलीज हुए थे। रैली हुए। अभी भी जो इमिग्रेशन का जो ऑर्डर आया है 2025 उसका विरोध में भी अभी जुलूस निकाला है और कंसर्न है। ये तो बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है जो अंडर डेवलपमेंट का, जो अभी तो 31 लाख का करीब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। और जो सरकार का जो पॉलिसी है वो एक बेनिफिशियरी एक पॉलिसी लेके चल रहा है। जी जी। लेकिन हमारा जो प्रोडक्टिव एक स्टेट था, पहले चाय था, जो नॉन कन्वेंशनल टी का बारे में बहुत बातचीत हुए थे नेशनल फोरम में, और जो हमारा एग्रीकल्चर, जो टूरिज्म, इको टूरिज्म, जो कल्चरल टूरिज्म, सब के बारे में। लेकिन जो ये करना है, जो पॉलिसी बनाना है, वो थोड़ा लेकिंग है सरकार का तरफ से, वो नहीं कर रहा है। क्योंकि उनका जो है, उनका केवल एक ही मकसद है कमीशन लेना, बड़ा एक प्रोजेक्ट लाना, उसमें उससे कमीशन लेना। उनका क्या वादा था कि देश का 5 सबसे आगे जो मोस्ट डेवलप्ड जो स्टेट है वो बनाएंगे असम को। लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने बोला था सेल्फ सफिशिएंट। कहाँ में कौन कौन का विषय में होंगे सेल्फ सफिशिएंट होंगे? जो चावल जो प्रोडक्शन, उसका बाद जो मांस मछलियाँ, जो मीट है, और उसका बाद जो दूध का प्रोडक्शन, सब में सेल्फ सफिशिएंट होंगे, ऐसे बोला था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसमें कुछ भी काम नहीं किया। इसलिए दिन ब दिन हमारा जो पैसा है, जो राजकोष का जो धन है, वो बाहर चलता जा रहा है। इसीलिए लोग प्रोडक्टिव सेक्टर में नहीं जाते हैं, वो उत्साह भी नहीं दिया गया है लोगों को। तो ये हुआ है, दिन ब दिन हमारा जो पर कैपिटा इनकम जो है वो घटता जा रहा है। क्योंकि हमारा जो पहले हमारा जैसा था, जैसा माहौल था, थोड़ा अभी बिगड़ता जा रहा है। ये मैं इसीलिए डेवलपमेंटल मॉडल लेके जाना, उनका जो एक जो वेलफेयर स्टेट है, उसमें तो ये रहेगा, दो एक बेनिफिशियरी रहेगा। लेकिन बेनिफिशियरी में सबको डाल देना, ये ठीक बात नहीं है। हमारा बैलेंस रहना चाहिए। एक जो बेनिफिशियरी स्कीम भी रहेगा, उसका बाद प्रोडक्टिव जो ये रहेगा। इसीलिए हम इस विषय में जो जिसमें हम पिछड़े हैं उसको लेके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, टैक्सेशन ज़्यादा है, और प्रोडक्टिव एरिया में काम नहीं कर रहा है, इरिगेशन नहीं है, इसलिए एग्रीकल्चर में हम लोग पिछड़े हुए हैं। ऐसा इशू को लेके, और करप्शन तो सबसे बड़ा मुद्दा है। करप्शन सरकार का तरफ से जो चीफ मिनिस्टर पेट्रोनेज किया हुआ जो करप्शन है, उनका घर का करप्शन, उनका मंत्री का करप्शन, जो सिंडिकेट राज चलाया हुआ है, कमीशन राज, उनका विरुद्ध में भी जनता अभी बहुत उनका गुस्सा है।
एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगाया हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो बढ़ता जा रहा है। उसका बाद 9 अभी ये टूल गेट है बहुत और अभी बढ़ता जा रहा है, 27 टोल 28 गेट्स, हाँ। टोल गेट्स आएगा। ये जो है एक प्रोडक्शन कम है, घटता जा रहा है, और एक्स्ट्रा टैक्सेशन का लोड जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये जो इम्बैलेंस इकोनॉमी, जो अनप्रोडक्टिव इकोनॉमी का तरफ जा रहा है जो सरकार, उनका विरोध में हमको आशा का किरण दिखाना पड़ेगा। उनका जो मॉडल है, उनका विरोध में हमारा प्रोडक्टिव मॉडल कैसा होगा, इनको लेके लोगों का बीच जाना है। जो हमारा स्टेट का जो बड़ा इशू है, जो पॉलिटिकल मुद्दा है, उनको तो लेके जाएंगे ही, लेकिन और भी हमको तो कुछ जो आशा का माहौल कि हमको हमारा पैसा आए, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको थोड़ा ऊपर लाना है, ये जो हमारा रहेगा, हम सब मिलके ही चलना पड़ेगा। क्योंकि ये तो नैरेटिव है असम में सबसे बड़ा नैरेटिव कि अपोजिशन को यूनाइटेड होना है, वो तो बिल्कुल उस पे आएंगे। मैं आपको, तो आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फाइट तो है ही, साथ में एक जो डेवलपमेंट मॉडल जिसमें सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल हो और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो जनता है, उनके हाथ में पैसा आए, वो वाले मॉडल आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी इच्छा और उसी विजन के साथ 2026 इलेक्शन में आप लोग आगे बढ़ेंगे, जाएंगे। और भी थोड़ा एक बात जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो कल्चरल जो हार्मोनी असम में है, असम क्योंकि आप जानते ही हैं यहाँ महापुरुष शंकर देव का जन्मभूमि है, सुकाफा का देश है, महाराज नरनारायण का देश है। इसमें जो अभी बिगड़ता हुआ जो हार्मनी जो हमारा यहाँ है, जो एक कम्युनल एनवायरनमेंट, हिंदू मुसलमान खूब होने लगा है असम में। जो हमारा पुराना जो रिश्ता था हमारा बीच में, आपस के बीच में, जो सबका बीच मिला जुला कर रहने का जो सब मिलके जो महाजाति, जो असामिया महाजाति है, उनको लेने वाला जो चीज़ें था वो भी अभी ख़त्म होने जा रहा है। इसीलिए वो भी एक इशू हो सकता है। क्योंकि देखिए ऐसा, इसमें जब डेवलपमेंट का बाद हम लोग क्वेश्चन राइज करते हैं, तब आप और हमको हिंदू मुसलमान में फंसा के एक गुमराह कर रहा है, एक कम्युनल डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहा है। इसीलिए उसको भी इस इलेक्शन में, क्योंकि देश को बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, समाज को बचाना है, समाज का जो हार्मनी है, जो हमारा जो समन्वय का जो एक आधार है, उनको बचाने वाला जो नैरेटिव, उनको भी लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटी जो सोशल जो फैब्रिक है, सोशल जो हमारा मुद्दा है, उसका साथ हमारा जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों को बैलेंस करके हम लोगों का बीच में हम लोग जाएंगे। वेरी गुड पॉइंट। तो आप ये कह रहे हैं कि असम में जो कम्युनलाइज जो किया है बीजेपी के राज में पिछले 2016 से सरकार है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली एक हिंदू मुसलमान का माहौल जो बनाया दिया गया है। हम NTCA भी जो प्रोटेस्ट था उसमें भी हमने देखा था कि वो एक हिंदू मुसलमान का कोशिश था, लेकिन असमीज लोगों ने उसको रोका भी था। मैंने खुद ही सुनी थी गुवाहाटी में जब रैली निकले तो ये कह रहे हैं कि हिंदू हो या मुसलमान सब ईश्वर के बच्चे हैं, तो ये वाले बात वो कहे थे। तो सर्टेनली वो जो असमीज का जो समाज का जो ट्रेडिशनल फैब्रिक है उसमें एक प्रहार करने की कोशिश मैं खुद ही शाम से आती हूँ देख रही हूँ। तो ये आप सही बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यही पे आपको मैं एक बात और हाईलाइट करना चाहूँगी। अभी प्राइम मिनिस्टर खुद गए, डोरोंग में बात किया, सितंबर 14 में उन्होंने एक बहुत डेमोग्राफिक बैलेंस की बात करी। उन्होंने बात करी कि इविक्शन जो करा रहे हैं हिमंत बिश्व शर्मा के चीफ मिनिस्टरशिप के अंदर, वो उसको प्रेज किया। लेकिन जो असम के पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं उनको ये भी पता है कि लुरिनजुटी गोगोई ने बार बार चीफ मिनिस्टर को पूछ रहे हैं कि जिनको आपने इविक्ट कराया, अगर ये इन्फिल्ट्रेटर है तो आप उन लोगों को कॉम्पेंसेट क्यों कर रहे हैं पैसे से, आप उनको 1 बीघा ज़मीन क्यों दे रहे हैं आप, क्योंकि एक और बात, गोरुखुटी का बात करा उन्होंने, गोरुखुटी एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट में, वहाँ पे भी इविक्शन कराया और वहाँ के लोगों को भी 1-1 बीघा ज़मीन दिया गया कहीं और कॉम्पेंसेट भी किया गया। ये बात जो इन्फिल्ट्रेटर अगर है, भारत के नागरिक अगर वो नहीं हैं, तो आप उनको ये क्यों कर रहे हैं? ये बात असम के पॉलिटिक्स में आप बहुत बार बार कर रहे हैं, नेशनल लेवल में ये आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसीलिए मैं आपको ये सवाल पूछ रही हूँ,
आप अपने हिसाब से ये बात कहिए कि ये जो काउंटर अब दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और इसको आप लोग पॉलिटिक्स में मतलब नेक्स्ट जो इलेक्शन है उसमें आगे ले जाएंगे क्या? देखिए, ये तो बिल्कुल लॉजिकल एक क्वेश्चन है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। आप बोल रहे हैं ये कि घुसपैठिया है। अब जब काजीरंगा में इलेक्शन हुआ था, जब सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर थे, तभी भी उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया, घुसपैठिया। हाँ, घुसपैठिया। और जब काजीरंगा से वो एविक्शन हो गया, उसका बाद क्या किया, उन्होंने ज़मीन भी दे दिया और 14 करोड़ 72 लाख कंपनसेशन दिया सरकार ने। उसका बाद आ गया गोरू खुटी का इशू, आपने अभी जिक्र किया उसको, क्योंकि वहाँ जितना भी फैमिली, मोर देन 2000 फैमिली, उनको वहाँ से एविक्ट किया। कहाँ लेके बिठाया? वो दलगांव नाम का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ जाके बिठाया। और कितना दिया? 1 बीघा ज़मीन दिया, कंपेंसेशन भी दिया। अभी धुबुरी में एविक्शन हो रहा है, वहाँ क्या कर रहा है? उनको भी बोल रहा है कि ये इमिग्रेंट है, ये घुसपैठी है। और वहाँ अभी एपीडीसीएल का तरफ से 20 करोड़ रुपया उन्होंने उनको कंपेंसेशन देने के लिए एक प्लानिंग, एक उन्होंने साजिश रचा है। तो अगर ये घुसपैठिया है, विदेशी है, उनका विरुद्ध तो केस एक लाना है, उनको अरेस्ट करना है, उनको डिटेंशन कैंप में देना है। क्यों आप पैसा दे रहे हैं, क्यों कंपनसेशन दे? एक लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल है। और इसीलिए वो ये टर्मिनोलॉजी इधर उधर करके कोई ये कर रहा है, कभी घुसपैठी को छोड़ के कोई कुछ बोलने के, ये उनका तरफ से सस्ता चल रहा है। लेकिन आम जनता सब लोग अभी समझ गए हैं कि ये एक कम्युनल एजेंडा है, क्योंकि उनका जो वादा था, हम असम अकॉर्ड इन लेटर एंड स्पिरिट हम लोग ये करेंगे, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। उसमें जो था क्लॉज 5 में जो था, उसमें डिटेक्शन का बात था, डिलीशन फ्रॉम वोटर लिस्ट था और डिपोर्टेशन। वो तो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनका 11 साल का सरकार दिल्ली में रहा, आसाम में 9.5 साल का सरकार रहा, उसमें कुछ भी काम नहीं, कुछ भी कदम नहीं उठाया। और उनका मेन काम था, उन्होंने सीए ला के क्लॉज 5 को ख़त्म कर दिया। और एनआरसी को तो उन्होंने कंप्लीट करके उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया। जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल था उनको बंद कर दिया, ट्रिब्यूनल में जो जज था उनका नौकरी भी ख़त्म कर दिया। ये हम देख रहे हैं कि ये जो कोर इशू से वो भाग के ये जो एविक्शन किया, ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है। इसमें हिंदू मुसलमान करने का कोई सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। एज पर आसाम अकॉर्ड 10 या 11 दोनों क्लॉज में एविक्शन कैसे ढंग से करना है, लीगल ढंग से कैसे रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, सब लिखा हुआ है। तो इसमें तो कम्युनल पोलराइजेशन का कोई बात नहीं है। ये जितना भी मुद्दा हो, आप अगर सीए को पकड़ लीजिए, नहीं तो एविक्शन, सब में ये कम्युनल एक डिज़ाइन रखते हैं। इवन अपॉइंटमेंट भी, उसमें भी उनका एक डिज़ाइन रहता है। सब में कम्युनल, आप अगर मुद्दा आप खड़ा करेंगे कोई अगर क्लॉज 6 का, उसमें भी हम उन्होंने एक कम्युनल एक उनका एक व्यू दे देंगे, कम्युनल उनमें एक कम्युनलाइजेशन कर देंगे। तो जितना भी मुद्दा है, सब में उनका एक ही तरीका है, हिंदू मुसलमान का जितना भी है। वो मट्टी, जो ज़मीन का बात हो, ज़मीन का अधिकार का जो बात अगर कहें, क्योंकि जब उनका सरकार 2014, 16, 19, 21 में जब निर्वाचन का रैलियाँ होते थे, वहाँ उन्होंने बोले थे कि हम लोग जितना लैंडलेस जितना सिटीजन है सबको ज़मीन देंगे, नहीं दिया। लेकिन उसमें भी उनका एक कम्युनल रूप देना उनका सबका एक पॉलिसी लगता है। एक चीज़ लुरिन में और आपको थोड़ा सा मतलब अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगी, जिसमें ये था कि ये जो इविक्शंस हुए हैं ज़्यादातर मेनली मतलब ओनली असम के जो ईस्ट बंगाल ओरिजिन के मुसलमान हैं, जिनको मियाँ कम्युनिटी कहते हैं लोकल, तो उन्हीं को ही किया गया है। और उनको मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसलिए आपका आंसर इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जनरल जो
नेशनल लेवल में भी जो लोगों का जो न्यूज़ में भी है वो यही है कि खाली मियाँ कम्युनिटी अफेक्टेड हो रहे हैं और उनको जहाँ बिठाया गया है और वहाँ इलेक्शन को सोच के बिठाया गया है कि वो वहाँ उस जगह में, ओरिजिनल जगह में वोट नहीं दे पाएंगे। मतलब हम जब बिहार का SIR देख रहे हैं ऑल दैट, एक जिस तरह से वोट का एक हिसाब करना चाह रहे हैं, विनेबिलिटी देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो ये चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगी कि इविक्शन जो असम में हो रहे हैं वो खाली एक ही कम्युनिटी अफेक्टेड है या और कोई? ना, ये सही नहीं है। सबसे ज़्यादा तो अफेक्टेड हुआ है वहाँ का जो आदिवासी है। आप अगर मैं लिस्ट बोल दूं कि आप अगर देखिए तो कार्बी आंगलोंग में अभी जो एग्रीमेंट हो गया अदानी का साथ, MOU हो गया, जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का जो प्लान जो बिठाएगा नेक्स्ट, वहाँ तो 12,000 बीघा, 12,000 बीघा, और जो रामदेव और गोदरेज को देने के लिए जो उनका प्लान चल रहा है वो भी 12,000 बीघा, 12,000। तो ये तीनों जगह कार्बी आंगलोंग में? दो है और एक है वो जो अदानी को देने के लिए जो सोलर प्लांट लगाने का अभी प्लान कर रहा है, वहाँ 18,000 बीघा, 20,000 जो फैमिली है वो मूल कार्बी, आदिवासी, गारो, ये जो इंडिजिनियस आदमी वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ये फॉरेस्ट एरिया है क्या? ये कहीं फॉरेस्ट एरिया है, कहीं 6 शेड्यूल का एरिया है, सब तो 6 शेड्यूल का ही एरिया है, ट्राइबल बेल्ट है, उसमें ही ये उन्होंने। और देखिए पोलाखबारी वो भी ट्राइबल एरिया है, 5,000 बीघा, वहाँ गराभा है, आदिवासी है, गारो है। और अब पर्वत जुरा कुकराझार वो अभी प्लान कर रहा है, साजिश रच रहा है, उसमें 3,600 बीघा का जो पर्वत जुरा है कुकराझार का, उसमें भी बांसबारी नाम का एक जगह है, वहाँ वो तो बोरो, ज़्यादातर बोरो आदमी है, बोरो और आदिवासी। उसका बाद आप दिमा हसाओ में पकड़ लीजिए, दिमा हसाओ 9,000 बीघा, उसमें दिमासा 55,000 बीघा में 49,500 बीघा आदिवासी का है, इंडिजिनियस आदमी का है। ये 4,500 से लेके 5,000 जो इफेक्ट हुआ है वो मुसलमान का है। सो दैट मीन्स ये जो ज़्यादातर लोग जो इफेक्ट हुए हैं ये सबको अभी भी, ये जो ट्राइबल लोगों को भी ज़मीन दिया जा रहा है कहीं और? नो, ये इलेक्शन अभी तो ये देखिए, ये जो 9,000 बीघा इसमें प्लांट बैठाने के लिए कोर्ट में भी चला गया है, जो दिमा हसाओ कोर्ट में हम देख रहे उनको हैं। इलेक्शन नहीं किया है, लेकिन अभी तो हो गया है देना, क्योंकि अब भी देख रहे हैं हाई कोर्ट कैसे वो जो जस्टिस है वो कैसे स्टान हो गया कि एक कंपनी को 3,000 बीघा देना 6 शेड्यूल एरिया से। 6 शेड्यूल एरिया में, जहाँ प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ ट्राइबल बेल्ट ब्लॉक है, उसमें अगर आप ज़मीन ले लेते हैं। और आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप देखिए, वहाँ ये जो एरिया है इसमें मिनरल्स है, इसमें जिप्सम है, इसमें कोल है, इसमें यूरेनियम है, इसमें आयरन ओर है। और जो मुस्लिम एरिया जो है, जो धुबरी, उसमें भी आयरन कोर। ये तो मेरा बात नहीं, आपका ही सर्वे एजेंसी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो देख लीजिए। वो एक ये पब्लिक फोरम में पब्लिक सब लोग देख सकते हैं, ये ओपन है। तो ये कोशिश जो आप कह रहे हैं ये है कि मिनरल चोरी की कोशिश हो रही है, एंड पूरा जो कॉर्पोरेट इनके जो अंबानी, अदानी और पतंजलि का दोस्ती है, ये पूरा आगे बढ़ाने की कोशिश है। क्योंकि एक एग्जांपल भी है धुबरी में। अब ये जो अदानी को एक इलेक्ट्रिसिटी का प्लान देने के लिए 3,200 मेगावाट कैपेसिटी का प्लान वहाँ बैठाएगा। तो उससे पहले तो हमारा एपीडीसीएल ने ही तो एक डिसीजन लिया था कि 500 मेगावाट का एक ये कोल बेस प्लांट लीडू में होगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ। वो जो प्रोजेक्ट का काम होने वाला था वो बंद हो गया, आगे नहीं बढ़ा। यहाँ लाके अदानी को ये ज़मीन दे रहा है। और एपीडीसीएल ने प्लांट होने से पहले किसने खरीदेगा उसका जो ये करना है, जो बिड अभी जो ये हो गया है, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नोटिफिकेशन बिडिंग का शुरू हुआ है। कौन किनेगा, कौन खरीद लेगा, इसका अभी तो हो गया है। इसमें एक लिंक जो है, और जो कॉम्पेंसेशन अगर कोई कंपनी बैठाएगा प्लांट, उनको देना है, अदानी को देना है। 20,000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, कंपेंसेशन किसको देना है? अभी तो असम सरकार दे रहा है। इसीलिए इसका ये बीच में जो कॉर्पोरेट से सरकार का जो इसका अपना जो रिलेशन है, जो मैंने एक हिडन एजेंडा उन्होंने बना के रखा है, वो तो बिल्कुल साफ है।
वेरी इंटरेस्टिंग, आपने जैसे समझाया, मतलब ये बात मैं भी थोड़े दिन पहले से वायर में जब ये कह रही हूँ कि जो एविक्शन जो हम देख रहे हैं, ये एविक्शन का, हालांकि वो सोच रहे हैं कि इसको कैसे हिंदू मुसलमान करके वोट का पे टर्न किया जाए, असम सरकार, वो हिमंतो जी यही देख रहे हैं, लेकिन एक सेंटर का प्रेशर इन पे बहुत है कि कैसे इतना बड़े बड़े ज़मीन जो है, जो रिच ज़मीन है, जैसे आपने कहा मिनरल्स पे रिच है, वो वाले जगह को कैसे वो बाहर के वो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को दिया जाए, इसकी एक एजेंडा जो है वो इविक्शन के थ्रू माध्यम से बहुत, आपने जो ये नंबर्स गिनाए उसके थ्रू से ये बहुत क्लियरली निकल के आया है। तो मैं, मतलब आप देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या एक पॉलिटिकल ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे थे दरंग में, और एक्चुअली असली में बात क्या है। तो आई एम हैप्पी दैट आप एक्चुअली, आप जैसे पॉलिटिशियन ये सब बात लोगों को ग्राउंड लेवल में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने मीडिया में, चाहे नेशनल मीडिया में भी हो या लोकल मीडिया में भी हो, ये चीज़ें हम नहीं देखते हैं ज़्यादातर। ये जो आंकड़ा, इसके बारे में जो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बात होती है, जो क्या एक्चुअली हो रहा है, कहानी बिहाइंड द सीन, ये नहीं कहते हैं। हम लोगों ने मूल मुद्दा उठाया था प्रधानमंत्री आने का पहले। हम लोगों ने पूछा कि आपने 2014 में जो बोला था कि 16 मई का बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको यहाँ से जाना है, 2014 के इलेक्शन से पहले एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कह रहे थे वो बोले थे। 2019 में आप लोग, आपका गृह मंत्री ने संसद में बोला था कि क्लॉज 6 लाएंगे, जो काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। 85 में एकॉर्ड साइन होने का बाद जो कमेटी ही नहीं बैठाया, हम लोगों ने हमारा दम है बैठाया और हम लोग करके दिखाएंगे। अभी तक क्यों? 2019-20 में मैं भी मेंबर था, हम लोग देने के लिए राजी थे, आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं ले? आज तक जितना भी है और जितना हम मुद्दा, कोर मुद्दा जो है, सब लोग वो उन्होंने एड्रेस नहीं किया। कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपने तो डेट बता दिया 16 में, जरा हमको तो ईयर बता दीजिए, कौन वर्ष में, कौन सा वर्ष का 16 मई की बात कर रहे हैं? हाँ, जहाँ पूरे ही घुसपैठिया को अब निकाल फेंकेंगे। हाँ जी, ये बढ़िया। तो मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे सब लोग, अभी मैं फिलहाल असम से ही आई हूँ, तो वहाँ पे लोग सब कह रहे थे कि ऑपोजिशन यूनिटी की ज़रूरत है। तो ऑपोजिशन यूनिटी की जब कॉन्वर्सेशन होती है तो कांग्रेस के साथ होती है और बाकी और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी होती है, और जैसे एजेपी आपके पार्टी हो, राइजर डॉल है, रीजनल पार्टीज़ हैं, ऐसे कुछ और भी छोटे मोटे और भी पार्टीज़ हैं, लेफ्ट हैं। सो ये सबके एक यूनिटी की बात लोग कह रहे हैं कि यूनिफाइड फाइट होनी चाहिए, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बात है, लोगों का राइट्स की बात आ रही है यहाँ पे, तो ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, मैं अपर असम से बिलोंग करती हूँ और अपर असम में मैंने खूब सुना कि 3 गोगोई अगर एक साथ हो जाए तो ये मुमकिन है। आपके बारे में बात कर रहे हैं लुरिनजुटी गोगोई, अखिल गोगोई जो राइजर डॉल का फाउंडर है, उनके बारे में बात होती है, और अभी का जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है स्टेट कांग्रेस का, गौरव गोगोई की, 3 गोगोई अगर एक साथ आए तो एक डायरेक्शन दे सकता है इस इलेक्शन में। इस बात में आप क्या कहेंगे? मैं तो देखिए 3G से ज़्यादा हम सब लोग यूनाइटेड होना है, वही मैं मानता हूँ, क्योंकि 3G वो नैरेटिव उन्होंने कुछ कम्युनलाइजेशन के लिए ये जो ये हिमंत का एजेंडा है वो बनाते रहते हैं, क्योंकि 3G मीन्स एक नेरो एक आइडेंटिटी में लाने के लिए एक अहोम आइडेंटिटी। हम ये नहीं मानते, हम ये विश्वास करते हैं कि हम लोग का बीच यूनिटी अगर हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है, अगर ओपोजिशन का वोट डिवीज़न मिनिमम लेवल पर भी अगर हो जाएगा तो वो जो फ़ायदा होगा वो तो रूलिंग गवर्नमेंट को, सरकार को होगा, उनको फ़ायदा मिल। इसीलिए हमारा बीच यूनिटी होना चाहिए। दिल्ली का हम लोग एग्जाम्पल देखा, हरियाणा में भी जो उन्होंने 1.79% वोट ले लिया। इसीलिए असम में जितना पार्टी है AIDF को छोड़ के हम सब लोग, हम अगर यूनिटी बनाएंगे तो मेरा हिसाब से ये इलेक्शन हमारा लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा और हमारे लिए इजी हो जाएगा फाइट करने के लिए। और ये सबसे बड़ा नैरेटिव है, यूनिटी का नैरेटिव असम में सबसे बड़ा नैरेटिव है। ये सब लोग मानते हैं कि देश को बचाने के लिए, देश का संविधान
जो न्यायपालिका सबको बचाने के लिए अभी समय का मांग है कि हम लोग मिल के चले। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर मतलब मुझे जैसे आप कह रहे हैं अगर ये यूनिटी हो जाता है तो हिमंतो दादा के लिए इलेक्शन टफ। हाँ, डेफिनेटली मैं मानता हूँ। मैं ग्राउंड रियलिटी जो देख रहा हूँ, जो लोगों का बीच जो हौसला है, लोगों का बीच जो उत्साह का माहौल है, उसमें सबका यही मांगना है ग्राउंड लेवल पर कि ये मिलकर अगर लड़े तो फाइट करे, कुछ ना कुछ नतीजा निकल के आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हमने 2015 में देखा था, जब 2016 के इलेक्शन के पहले जो बीजेपी का जो नारा था जाति माती भेटी, आज इन्हीं से ही जाति माती भेटी बचाने की एक कोशिश हो रही है आफ्टर 9 इयर्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। तो एक चीज़ मैं आपको पूछूंगी फिर भी, ये जो एक रीजनल पार्टी जो असम अकॉर्ड के बाद बनी थी, असम गण परिषद AGP, जो जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए और आज के डेट में इनको कहीं जीतने की कोई उम्मीद भी नहीं है। चीफ मिनिस्टर खुद ही कह रहे हैं कि अगर वो जीत सकते हैं तभी आप उनको सीट देंगे लड़ने के लिए अगला इलेक्शन में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके जैसे पार्टी है, राइजो डॉल है, जो रीजनल सेंटिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोग के लिए क्या एक चैलेंज हो जाता है कि AGP ने CAA के टाइम पे भी उस मतलब सिग्नेटरी था, मतलब वो जन्म ही हुआ था असम अकॉर्ड के वजह से, उन्होंने उसके साथ बीजेपी के साथ खड़े हुए थे। तो अभी एक रीजनल सेंटिमेंट के जो लोग हैं, तो उनको ये जो AGP का जो फॉल आउट है, ऐसा जो एंड है, उससे आप लोग के लिए कितना चैलेंज बनता है लोगों के पास दोबारा रीजनलिज्म को ले जाने के लिए? आप सही एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए अभी तो जो रीजनल माइंडेड जितना भी आदमी है, सबका बीच यही जो अविश्वास का जो माहौल है वो एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि प्रफुल्ल महंत साहब ने ये किया, उसका बाद अभी का जो AGP है उन्होंने CAA का विरुद्ध पहले किया, बाद में अपना मंत्रित्व के लिए फिर लौट के चले गए और उसका बाद CAA में उन्होंने वोट डाला CAA का फेवर में। इसीलिए इसीलिए जो अविश्वास का जो माहौल है, इसमें हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे लिए रीजनल पार्टी जितना है, रीजनल जितना लीडर है, क्योंकि उन्होंने इतना ये बिट्रे किया इस इशू में। क्योंकि हम लोगों ने उसी समय में भी देखा, क्योंकि जब यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर था उसमें गुप्त हत्या का जो आरोप उनका ऊपर आया, वो बहुत कुछ ऐसा है जो मेन आइडियोलॉजी, अगर आप आइडियोलॉजी पर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, आप अगर उनको आप नहीं निभाएंगे, तब लोगों का बीच एक जो भरोसा का महल रहता है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ये बड़ा चैलेंज का बात है। मैं फिर भी लेकिन असम में लोगों का बीच जो जातीयतावाद, जो रीजनलिज्म है, वो बहुत बड़ा है और वो है। लेकिन भरोसेमंद कोई लीडर अगर आएगा जो भरोसा नहीं टूटेगा, कोई उनका तरफ से कोई नहीं खोएगा, तब उनका साथ देने के लिए आदमी सब लोग रेडी है, सब लोग आए, उसका साथ देने के लिए सब लोग आएंगे। तो मैं ये मानता हूँ। और ये तो बड़ा चैलेंज, उनका जो काम है उसके लिए हमारा ऊपर एक बड़ा असर हो रहा है। तो एक इफेक्ट वो है डेफिनेटली। समय का अनुसार ये खत्म हो जाएगा। हम लोग देखेंगे, लोग को भरोसा दिलवाना है हमारा तरफ से। कैसे बोल के तो कुछ नहीं दे सकते, काम करके हमको देख रहे हैं कि 2021 से हम लोग कैसे काम करके आ रहे हैं, हमारा स्टैंड क्या है, आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्या है, यो देख के उनका भरोसा बढ़ेगा। अभी बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मेरा हिसाब से जल्द ही जल्द जो आइडियोलॉजिकल जो ये है ना, जो रीजनलिज्म, वो थोड़ा जो एक्सपांसन बहुत अच्छा ढंग से होगा। पुराना जो प्रोफेशनलिज्म नहीं था अभी वो आ जाएगा। मेरा हिसाब से रीजनल आइडियोलॉजी का जो लोग है उसका बीच में भी एक हम लोग भी एक प्लान करना पड़ेगा, तो एक प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा सबका बीच में। तो इट्स अ पॉजिटिव नोट। लेकिन मैं ख़त्म करने से पहले लास्ट सवाल आपको पूछूंगी कि ये जो 6 कम्युनिटीज़ का जो ट्राइबल स्टेटस, ST स्टेटस मांग रहे हैं, हमने देखा था, मतलब जब मैं 2016 के इलेक्शन कवर कर रही थी, BJP का ऑनसेट हुआ, वहाँ पर भी बड़ा प्रॉमिस हुआ था। मुझे याद है जब सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर बने और वायर को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था, तो हम जब वेट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, तो ये सारे 6 जो
कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हुए थे दिल्ली के उनके आवास पे, तो वो बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि अभी हम रिमाइंड करना चाहते हैं क्योंकि हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, अब हमारा क्या होगा। वो बात 2016 की बात है और आज हम 2025 में देख रहे हैं कि मोरान, मोटक, राजवंशी सब लोग रास्ते में निकल रहे हैं एसटी स्टेटस मांग के। तो ये और एक और चीज़ मैं ये सुन रही हूँ कि ये तो बस हिमंत बिश्व, क्योंकि असम में जो कुछ भी होता है लोग कहते हैं कि सब हिमंत बिश्व शर्मा ने करवाया है, तो ये सब भी होता है, एक पॉलिटिक्स का एक एंगल भी होता है। तो वहाँ पे हम ना जाते हुए आपको मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो डिमांड है उसमें एजेपी आपका पार्टी का क्या स्टैंड है? ना, हम लोग पहले से ही जो ये स्टैंड है सिक्स से संप्रदाय जो है उनको एसटी स्टेटस देना, ये तो एक सरकार का जिम्मेदार है। इसमें आदिवासी लोग भी हैं। हाँ, आदिवासी है, अहोम है, मोरान, मतक, सुतिया और कुछ राजवंशी। और इसमें जो पहले जो विधानसभा में जो प्रस्ताव लिया हुआ था वो सही है, क्योंकि अलग जो एग्जिस्टिंग जो एसटी है उनका जो अधिकार उनका ऊपर हार्म नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस है। और इसीलिए मॉडलिटी कमेटी भी बिठाया गया था। जब सोनोवाल केंद्रीय मंत्री बना 2014 में, तब होम मिनिस्ट्री लेवल पर एक टॉक हुआ, तब राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर था, उसी समय बातचीत हो गया। उसका बाद तीन बार आरजीआई का साथ बातचीत हुआ। उसका बाद मॉडलिटी कमेटी बना, मॉडलिटी कमेटी का सात बार मीटिंग हुआ ये कम्युनिटी का, सब कम्युनिटी का। लेकिन ये एक बहुत दुख का बात है कि कुछ भी एक शब्द भी नहीं लिखा मॉडलिटी कमेटी ने। 7 बार बेचने का बाद उसका बाद क्या हुआ, सोनोवाल का सरकार आ गया। सरकार आने का बाद एक मंत्री कमेटी बैठाया जहां हिमंत बिश्व शर्मा उसमें उसका अध्यक्ष था, जो मंत्री कमेटी, मिनिस्ट्रियल कमेटी हाँ, मिनिस्ट्रियल कमेटी, उसमें अध्यक्ष था, उसमें नवोदोले और उसमें चंदन ब्रह्म भी था। तो वो बहुत बार बातचीत हुआ, लेकिन आज तक मैं दुख की बात यह है कि आज तक वो जो रिपोर्ट आज तक सबमिट भी नहीं हुआ। मिनिस्ट्रियल कमेटी का रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ। वो तो अभी जब क्वेश्चन आ गया संसद में, वो तो जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का तरफ से क्लेरिफाई किया, असम असेंबली में क्लेरिफाई हुआ। हाँ, ये तो नहीं आया है। तो इसीलिए लोगों ने बोला है कि ये जो सिख समुदाय को ये एसटी स्टेटस देने का जो वादा था, उनको हिमंत का वजह से ही ये नहीं हुआ। क्योंकि एक लॉजिक भी है, क्योंकि आप ही थे चेयरमैन, आपने ही नहीं दिया, क्योंकि उसका बाद तो आप ही सीएम बन गया और कमेटी का रिपोर्ट भी सबमिट नहीं हुई। रिपोर्ट भी सबमिट नहीं किया, क्योंकि 2020 का कमेटी था। आपने 21 में अपना सरकार बनाया, आपने सीएम बना, उसका बाद आपने रिपोर्ट भी नहीं दिया, आपने कुछ भी प्रस्ताव भी नहीं रखा। इसीलिए लोगों का बीच में ये जो बोलना, माने जो लोग ये बोल रहे हैं, ये तो उसका एक आधार है, एक लॉजिक है। हम लोग भी बोल रहे हैं कि उसका वजह से ही ये जो इशू, क्योंकि एक लेवल पर आ गया था मॉडलिटी कमेटी, आरजीआई, एक जो रिपोर्ट लेना है, एथनो कल्चरल जो रिपोर्ट है, वो भी सबमिट हो गया। उसमें प्रोजेक्ट हुआ, क्योंकि टाइम लगा, 6 महीना साल लगा। ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इवन वो राज्यसभा में ले करने के लिए भी वो ये था, डिसीजन था, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने उनको नकारा। लेकिन उस समय में तो राज्यसभा में उनका मेजॉरिटी भी नहीं था। वो भी क्वेश्चन आया था कि अभी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, इसीलिए पहले राज्यसभा में ये बिल लाना चाहते हैं बीजेपी सरकार ने, वो भी क्वेश्चन आया था। तो ये जो बात है, ये देखिए, असम का लोग जो है इंडिजिनियस कम्युनिटी, उनका प्रोटेक्शन के लिए 2 लाइन है। एक क्लॉज 6 का बाद है, जहाँ सीट्स रिजर्वेशन, लोकल बॉडीज, लोकसभा, विधानसभा, और ये जो 6 कम्युनिटी का रिजर्वेशन, ये बड़ा एक मुद्दा है। ये होने से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ आएगा। अभी जो घुसपैठिया आइडेंटिफाई हो गया, उनको डिपोर्टेशन करने के लिए एक ट्रीटी होना चाहिए। वो तो एक लीगल प्रोसीजर, टाइम लगा, लेकिन जो प्रोटेक्शन देना है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन एक देना है, उनको देने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविज़न होगा, क्योंकि क्लॉज 6 कमेटी में प्रोविज़न दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे प्रोविज़न होगा, क्योंकि उस समय बड़ा जो लॉयर, जस्टिस थे, उन भी वहाँ शामिल थे। उनका
कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से कैसे उनको रिजर्वेशन देना है वो भी लिखा गया है। इसीलिए मेरा हिसाब से अभी तो ये 6 कम्युनिटी का एसटी स्टेटस देने के लिए जो अभी एक स्ट्रगल चल रहा है, ये तो मेरा हिसाब से बहुत बड़ा रहेगा। ये 2026 का इलेक्शन में इसमें एक बड़ा असर भी रहेगा और ये जेन्युइन भी है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्राइबल है उनका जो अधिकार है उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए मॉडलिटी चेंज कर दीजिए, कोई बात नहीं है। संविधान में कौन सा प्रावधान है आप देख लीजिए। रिजर्वेशन का पॉलिसी, क्योंकि देश में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका आधार पर रिजर्वेशन देगा तो हार्म तो डेफिनेटली होगा। इसीलिए रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज करके भी प्रोटेक्शन देना है, तभी तो इंडिजिनियस कम्युनिटी का प्रोटेक्शन होगा। जब भी हम अभी अब ये देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ compete किया हुआ देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है एसटी स्टेटस है और उसके बाद ये जो नए बनेंगे फिर उसमें तो वही पाई तो उतने ही है, उसी को ही शेयर करना पड़ेगा। तो एक चिंता के विषय हो गया है जो ऑलरेडी एसटी स्टेटस में है, जो इसका हम मणिपुर में भी इसका रूप देख रहे हैं। मैतेई समाज भी एसटी स्टेटस मांग के रास्ते में है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे ये लगता है कि 6 कम्युनिटीज़, अगर ये 6 जो जनजाति कहते हैं वो जो कम्युनिटीज़ अगर एसएमईज कम्युनिटीज़ एसटी स्टेटस दे दिया जाता है, असम तो ट्राइबल स्टेट बन जाता है फिर। हो सकता है, अपर असम पर्टिकुलरली हो सकता है। इसीलिए मॉडलिटी का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा उसका ऊपर गुरुत्व ज़्यादा है। अगर कैसा होगा ये मॉडलिटी कैसा हुआ, इसीलिए मैंने कल भी एक डिबेट देखा एक कॉन्क्लेव में, उसमें मेन जो मुद्दा है कैसे करें, इसका ऊपर सबसे ज़्यादा मॉडलिटी कमेटी ने उनका सुझाव उनका होना चाहिए। हम लोगों ने, मैं क्लॉज 6 कमेटी का मैं मेंबर था, उसमें लिखा है कि कैसे करना है क्लॉज 6 का आधार पर, क्योंकि क्लॉज 6 जो कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बिठाया था। हाँ, उसमें है, क्योंकि ये तो हम लोगों को क्लॉज 6 देने के लिए जो वादा था उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का बाद है, इसीलिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, तो उसका आधार पर ही इनको दे सकता है। क्योंकि हम लोगों ने 20 साल का लोड लिया इलीगल इमिग्रेंट का, इसीलिए उस 20 साल का लोड लिया, उसका वजह से ही हम लोगों को क्लॉज 6 मिला। क्लॉज 6 में अगर इसको भी जोड़ लेते, इस 6 कम्युनिटी को, वो भी हो सकता है। प्रोविज़न है मेरा हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे को समय दिया वायर में। मुझे ये बात 2-3 चीज़ें जो मैं थोड़ा सा क्विकली कैप करना चाहूँगी। आपने एक बात ये कहा कि जो जाति माती भेटी बचाने के लिए वाली जो पार्टी है, आज उन्हीं से ही जाति माती भेटी को बचाने की कोशिश है एजेपी का। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इविक्शन के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर बस कम्युनलाइज कर रहे हैं और उसमें लेकिन कितने आदिवासी लोग भी अफेक्टेड हैं, और ये एरियाज़ जो है इसको इसलिए निकाला गया है क्योंकि अंबानी, अदानी, पतंजलि को कितने ज़मीन दे सके, करोड़ों के ज़मीन जो है वो दे सके, और ये मिनरल रिच ज़मीन है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है जो मुझे लगता है कि नेशनल स्पेस में ये चीज़ें बहुत कम सुनाई देती है। तो थैंक यू लुरिनज्योति गोगोई एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग असेंबली इलेक्शंस। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।